क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अब अपने लोग जीएसटी का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। सर कौन सा यूनिट एक बार दिखा दीजिए। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग ने इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या कर लिया है, सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग। इनडायरेक्ट टैक्स का वन शॉट का अगर बात करें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हमने आपको ई बुक से भी पढ़ा दिया, संजीवनी बूटी से भी पढ़ा दिया। ओके सर। लेवी एंड एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी हमने आपको ई बुक से पढ़ा दिया, बिकॉज ई बुक में ही दिया हुआ था। ये वो संजीवनी बूटी में नहीं दिया हुआ था, ई बुक से ही ये पढ़ना है। लेवी एंड एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी ये भी आपको हमने पढ़ा दिया। आज अपने लोग जो करने वाले हैं, आज अपने लोग ये वाला चैप्टर करने वाले हैं, टैक्सेबल सप्लाई एंड इवेंट। मतलब टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई ये करने वाले हैं अपने लोग, यूनिट नंबर 2। इसका बेटा थियरी भी है और इसका प्रैक्टिकल भी है। और इसको कहां से पढ़ना है सर? इसका थियरी जो है आपको संजीवनी बूटी से पढ़ना है और प्रैक्टिकल ई बुक से करना है। इसका थियरी कहां से पढ़ना है? इसका थियरी संजीवनी बूटी से पढ़ना है। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में एक बार में संजीवनी बूटी भेज दिया गया है। तो आप लोग आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स का संजीवनी बूटी खोजो, और टैक्सेबल सप्लाई एंड इवेंट का हम लोग क्या करने वाले हैं कि संजीवनी बूटी से थियरी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिकल कर लेंगे ई बुक से। ठीक है, तो आइए आइए स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा कि आज इस पार्ट में हम लोग थ्योरी करने वाले हैं और फिर प्रैक्टिकल का भी वीडियो आएगा। इसीलिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता है भाई। सबसे पहले तो भैया लाइक कमेंट शेयर तो आप लोगों का बनता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि बना बना के लिख सकते हैं क्या? देखो, बना बना के तो नहीं लिख सकते, कीवर्ड्स आप लोग को डालने पड़ेंगे। बिकॉज आप लोग तो लास्ट में पढ़ने के लिए बैठे हो। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग की पॉइंट्स डालिएगा और बना बना के भी लिखिएगा। हाफ बना के लिखिएगा, हाफ की पॉइंट्स डालिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इतना इतना वर्ड्स तो तुम लोग को याद होने से रहा, लेकिन आधा बना के लिखोगे, आधा की पॉइंट्स डालोगे तो काम बन जाएगा तुम लोग। ठीक है, अच्छा। ये सप्लाई वाला चैप्टर में से आप लोगों का 5 मार्क्स का थियरी आएगा और 5 मार्क्स का सम्स भी आएगा दोस्तों। तो सम्स आप लोग को करवाएंगे पार्ट बी में। पहले थियरी आप समझो। आपको पहले थियरी समझना पड़ेगा। सप्लाई का थियरी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सप्लाई वर्ड है, ये जो सप्लाई वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? अरे भैया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में ये सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो सप्लाई का मतलब आप लोग आज तक बेटा समझते थे सेल। और मैं यही बोलूंगा, हाँ सेल ही बोलते हैं सप्लाई को। लेकिन सेल के साथ सप्लाई को बहुत और चीज बोला जाता है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल, बिक्री करना। एक गुड्स जब बिक जाती है तो जीएसटी के लैंग्वेज में उसे सप्लाई बोलती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। तो एक गुड्स जब बिकती है, सेल होती है, तो उसको अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो सप्लाई मतलब आप सेल बोल सकते हो, लेकिन सप्लाई सिर्फ सेल नहीं है। सप्लाई का डेफिनेशन सिर्फ सेल में सीमित नहीं होती है। सो सो वो सप्लाई डजंट मीन ओनली सेल। मतलब सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं है, सप्लाई और भी चीजों को बोलते हैं। देखिए, आइए अब पढ़ते हैं कि सप्लाई का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है। देखिए, सेक्शन नंबर 7 में लिखा गया है सप्लाई का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 7 में। तो सीधा सा बात है, ऐसे करके अपने आंसर को स्टार्ट कीजिएगा। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वर्ड सप्लाई मीन्स, यहां पे ये पॉइंटर स्टार्ट कीजिएगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड। देखो, यहां पे बोला द लीगल स्कोप ऑफ सप्लाई कंप्रीहेंसिवली कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज सेल। मतलब यहां पे बोला है कि सप्लाई का मतलब सेल भी होता है, सप्लाई का मतलब ट्रांसफर भी होता है, सप्लाई का मतलब बार्टर भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ये सारे के सारे वर्ड सप्लाईज में इंक्लूडेड है। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ये सब चीज को आप लोग सप्लाई बोलते हो। सेल का मतलब बेचना, ट्रांसफर का मतलब बदला बदली, फिर बार्टर का मतलब एक सामान तुम दो एक सामान हम दो, लीज का मतलब किराए पर देना। तो सप्लाई के डेफिनेशन में ये सारे वर्ड्स आते हैं। कौन सा आते हैं सर? आप लिखिएगा सप्लाई इंक्लूड्स, आप लिखिएगा सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल।
ये सब सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। तो आप लोग में से बहुत लोग जो समझते थे कि सप्लाई मतलब सिर्फ सेल, सप्लाई मतलब खाली सेल नहीं। सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड है। सप्लाई में ये क्या क्या आता है? सप्लाई में सेल आता है, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सब चीज सप्लाई में आता है। तो पहला वाला लाइंस अपने से बना के क्या लिखोगे? देखो, सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल। इस तरीके से लिख देना, सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सब सप्लाई के डेफिनेशंस में आते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट कि सप्लाई के लिए बेटा कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई के लिए बदले में कुछ मिलना चाहिए। आप किसी को कुछ बेचे, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको आप सप्लाई नहीं बोल सकते। सेल के लिए आप कुछ दिए, सामने वाला व्यक्ति को भी कुछ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम आईफोन दिए तो हमको पैसा मिलना चाहिए। हम मान लो अपना आईफोन बेचना चाहते हैं, हम अपना आईफोन को सेल करना चाहते हैं, तो सामने से हमें कुछ मिलना चाहिए, उसी को हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर मेरा रिलेटिव को हम आईफोन फ्री में दे दिए तो उसको सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब कि सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है सेल। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल। सेल तभी कंसिडर होगा, सेल तभी माना जाएगा जब बदले में हमको कुछ मिले, बदले में कुछ कंसिडरेशन मिले हमको, कि भाई हम आईफोन तुमको देंगे लेकिन तुम हमको 1 लाख रुपए दो। आईफोन तुमको हम देंगे लेकिन तुम हमको बदले में 1 लाख रुपए दो। उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो सप्लाई के लिए बेटा कंसिडरेशन मस्ट है, कंसिडरेशन मस्ट है। यहां पे लिखिएगा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ लीगली क्वालिफाई एज ए सप्लाई, इट मस्ट बी वैलिड, इट मस्ट बी मेड फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन। सो वो सप्लाई तभी माना जाता है जब उसके बदले में कुछ पेमेंट्स मिले, जब उसके बदले में कुछ पेमेंट्स मिले। सप्लाई तभी होगा, मतलब सेल सेल तभी माना जाएगा जब उसके बदले में तुमको कुछ पेमेंट मिले, पेमेंट मिले। और पेमेंट जो है मनी में हो सकता है, कुछ चीज में हो सकता है। मतलब मैंने तुमको आईफोन दिया, तुमने मेरे को अपना पीसी दे दिया, तुमने मेरे को अपना कंप्यूटर दे दिया, वैसा भी हो सकता है। तो कुछ बदले में मिलना चाहिए सप्लाई के लिए, तभी सप्लाई कंसिडर्ड होगा। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है सेल या फिर ट्रांसफर या फिर बार्टर या एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। याद कर लेना इसको। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर याद करना कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कि सप्लाई होने के लिए, अगर सप्लाई होने के लिए मतलब सेल होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बदले में तुमको कुछ पेमेंट्स मिलना चाहिए। आईफोन मैं बेच रहा हूं तो बदले में मेरे को पेमेंट मिलना चाहिए। मैं फ्री में तो नहीं बेचूंगा आईफोन, फ्री में तो नहीं बेचूंगा, तो उसको सेल नहीं कहलाएंगे, उसको तो मैं गिफ्ट कहलाऊंगा। ठीक है? फिर बोला गया है कि ये बिजनेस के लिए होना चाहिए, कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस। ये जो सप्लाई होना चाहिए बिजनेस के लिए होना चाहिए। मान लो कि ये चेयर को मैं मान लो कि ये चेयर को मैं OLX पे बेच दिया। ये मेरा रेगुलर का धंधा नहीं है, मैं ये चेयर रेगुलरली नहीं बेचता हूं, ये मैं OLX पे बेच दिया, उसको मैं सप्लाई नहीं बोलूंगा, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब मैं पर्सनल अपना हाउस होल्ड फर्नीचर को बेचूंगा तो ये रेगुलरली मैं नहीं बेचता हूं, रेगुलरली मैं नहीं बेचता हूं, मेरा ये धंधा नहीं है। ये चेयर को मैं OLX पे बेच दिया क्योंकि ये खराब था, तो ये मेरा रेगुलर धंधा नहीं है, तो इसको मैं सप्लाई कंसिडर नहीं करूंगा। सप्लाई मैं तभी कंसिडर करता हूं जब ये बिजनेस के पर्पस से होना चाहिए, बिजनेस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे लिखिएगा टू बी टैक्सेबल द सप्लाई मस्ट बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सिंपली बिजनेस के कोर्स में होनी चाहिए ये, बिजनेस के लिए होना चाहिए ये। कि सेल अगर कर रहे हो तो ऑर्डिनरी सेल नहीं, कि साल में एक दो बार आप सेल कर दिए, अपना वो घर का पुराना सामान बेच दिया। अपना घर का पुराना सामान बेचना इज नॉट द सप्लाई। सप्लाई किसको बोलोगे? सप्लाई बोलोगे अगर आप बिजनेस करते हो, वही चीज का धंधा करते हो, अगर आप रोज बिक्री करते हो, उसको आप बोलोगे सप्लाई। तो बिजनेस के लिए होना चाहिए वो चीज। फिर फिर बोला गया है कि एक्सेप्शंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सेप्शंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब सीधा सा बात है, इंडिया में बैठकर किसी फॉरेन आर्किटेक्ट से हाउस, अगर मान लो किसी फॉरेनर से तुम सप्लाई ले रहे हो, किसी फॉरेनर से तुम सर्विसेज ले रहे हो, उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। हाँ, मान लो
कि इंडिया में बैठ के मैं किसी फॉरेन डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, फॉरेन का डॉक्टर को दिखा रहा हूँ कि फॉरेनर प्लीज मेरा पेट को देखो। इंडिया में मैं बैठा हूं और फॉरेन डॉक्टर को दिखा रहा हूं, तो उसको भी मैं टैक्सेबल सप्लाई मानूंगा, उसको भी मैं टैक्सेबल सप्लाई मानूंगा। सीधा सा बात है। यहाँ पे देखिए, ए हाईली क्रिटिकल एक्सेप्शन ऑफ द बिजनेस रूल इज द इंपोर्ट ऑफ द सर्विस ऑफ कंसिडरेशन। सीधा सा बात है। अगर बाहर के कंट्री से सर्विस ली जाए और उसका पेमेंट किया जाए तो जीएसटी लग सकता है, जीएसटी लग सकता है नॉर्मली। अगर हमने बाहर का कंट्री से कुछ सर्विसेज लिया है, ठीक है, उसका उसका पेमेंट भी किया है नॉर्मली, तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। अगर हमने बाहर की कंट्री के डॉक्टर को दिखाया और उसने मेरा जांच किया और उसका पेमेंट भी मैंने किया है, तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा भाई। अगर फॉरेन सर्विस भी लेते हो, उसका पेमेंट करते हो, तो भी टैक्सेबल सर्विस माना जाता है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा गोबड़ो। सॉरी, मजाक कर रहा था। समझा कि नहीं समझा? फॉरेन सर्विस अगर लेते हो और उसका पेमेंट कर दिए फॉरेनर को, तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। अच्छा, अब टैक्सेबल सप्लाई के लिए ये जरूरी है बेटा कि वो पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। जो सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है, वो पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड वो रजिस्टर्ड जीएसटी होना चाहिए, मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप धंधा कर रहे हो, जो सेल कर रहा है, जो जो सप्लाई कर रहा है, मान लिया अभिषेक झा सप्लाई कर रहा है, तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी तो वो सप्लाई माना जाएगा, तभी सप्लाई होना चाहिए। तो सप्लाई के लिए और एक डेफिनेशन है कि जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। द सप्लाई मस्ट बी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। वो सप्लाई कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूं आपके कोर्सेस, उसको मैं अगर सप्लाई बोलता हूं, मैं सप्लाई उसको कब बोल सकता हूं? जब मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, जब मैं जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हूं, जब मैं खुद जीएसटी भरता हूं, तो मैं उस सामान को सप्लाई बोल सकता हूं। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, यहां तक पढ़िएगा। द सप्लाई मस्ट बी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड बाय टैक्सेबल पर्सन, इंडिविजुअल और एंटिटी लीगली रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है ना? डन? क्लियर है? क्लियर है इतना? अच्छा देख, वापस वापस समझा दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहले बोला हुआ है मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर सीजीएसटी एक्ट। कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है एज पर सेक्शन 7, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, as per section 7 of the CGST Act, the word supply includes sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal of goods or services। फिर सेकंड वाला पॉइंट चालू कीजिएगा कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कि सप्लाई करने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, कि सामने वाला व्यक्ति भी पैसा दे, सामने वाला व्यक्ति का पेमेंट मिलना जरूरी है। अगर हम ये फोन बेच रहे हैं रे बुड़बक, तो सामने वाला व्यक्ति हमको पैसा नहीं देगा, तो हम सप्लाई कैसे मानेंगे? ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट डालिएगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बहुत ईजी है बेटा, अपने वर्ड्स में लिख देना। फिर वापस लिखना कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। वो जो सप्लाई माना जाएगा, वो सप्लाई तभी माना जाएगा जब आप बिजनेस के लिए कर रहे हो। वो सप्लाई आप तभी मानोगे उसको जब आप खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो। अगर आप खुद का ओल्ड फर्नीचर, खुद के पुराने फर्नीचर को बेच रहे हो कभी, तो वो सप्लाई नहीं मानते हैं। अरे घर का पुराना पुराना सामान कभी बेच बेच रहे हो, जो आपका धंधा नहीं है, जो आपका बिजनेस नहीं है, उसको सप्लाई नहीं बोलते। सप्लाई किसको बोलते हैं? सप्लाई का मतलब होता है सेल, सप्लाई का मतलब होता है बिक्री करना। लेकिन वो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तभी वो सप्लाई माना जाएगा। फिर हम लोग पढ़े एक्सेप्शंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप कोई अगर आप फॉरेन से सर्विसेज भी ले रहे हो, फॉरेनर से सर्विसेज भी ले रहे हो, अरे हमको ना पेट में हो गया चीला, ठीक है, हमको हमको पेट में हो गया चीला, हम सोचे विदेशी डॉक्टर को दिखाएं। अरे डॉक्टर जॉन, हेलो हेलो मिस्टर अभिषेक, हाउ आर यू, ऐसे करके बुलाओ नॉर्मली। तो हम जो उस डॉक्टर को दिखाए, हम जो उस गोरा डॉक्टर को दिखाए, ठीक है, हम जो उस फॉरेनर डॉक्टर को दिखाए, वो भी एक टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। एक्सेप्शंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और सप्लाई के लिए जरूरी है
कि जो पर्सन वो सप्लाई कर रहा है, जो पर्सन वो सेल कर रहा है, सप्लाई का मतलब जो पर्सन वो सेल कर रहा है, जो पर्सन सेलर है, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होना चाहिए। वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सबको? मक्खन एकदम। चलो याद कर लेना एक तो, ठीक है? और एक बार कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, पाप लगेगा। कमेंट नहीं करो, बड़ा पाप लगेगा। तुम लोग जीएसटी सोच रहे हैं 2 दिन में खत्म कर देने का, और तुम लोग कमेंट नहीं करो, लाइक नहीं करो, इतना अच्छा समझ के। एकदम मक्खन एकदम चकचका के लिख देना पूरा, जो पूछे वो लिख देना, लिखते जाना बस। प्रैक्टिकल सम्स भी करा देंगे, उड़ जाओगे पूरा एकदम। 10 मार्क्स पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, फिर देखिए, फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 क्या होता है? आपके मन में आता होगा भैया शेड्यूल 1 क्या है, ई का बला है सर। तो शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जिसको आप सप्लाई ट्रीट करते हो, अगर कंसिडरेशन उसमें नहीं भी है तो भी, मतलब बदले में कुछ मिले ना मिले, आप उसको सप्लाई ट्रीट फिर भी करोगे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुम चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तुम मुझे बार बार धोखा देते रहो, तुम मुझे बदले में कुछ दो या ना दो, मैं फिर भी सप्लाई ट्रीट करूंगा। तो शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे कंसिडरेशन हो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं सप्लाई उसको ट्रीट करूंगा। शेड्यूल 1 में ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है जो कि बिना कंसिडरेशन के हैं, मतलब बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। बदले में कुछ हमको मिल नहीं रहा है, फिर भी हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे नॉर्मली, फिर भी हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। ठीक है? क्लियर है? अब देखिएगा कि नॉर्मली जीएसटी तब लगता है जब पेमेंट मिले, नॉर्मली जीएसटी तब लगता है जब कंसिडरेशन हो सामने से। अरे भैया, हम फोन के बदले पेमेंट लेंगे तब तो हमको जीएसटी लगेगा, हम एज ए गिफ्ट दे दिए तो हमको जीएसटी नहीं लगेगा ना। नॉर्मली जीएसटी तब लगता है जब कंसिडरेशन मिले एक चीज का, कि हम फोन बेचे, फोन के बदले में हमको पैसा मिला तब। लेकिन शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जो सप्लाई माने जाएंगे अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी, बदले में मिले ना मिले भाड़ में जाए, बदले में कुछ नहीं चाहिए अपने को, फिर भी हम सप्लाई मानेंगे, ऐसा बोलता है जीएसटी ऑफिसर। बदले में तुमको कुछ मिला नहीं मिला, भाड़ में जाए, हम फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। आइए, तो कौन कौन सा लिस्ट है देखिए। फर्स्ट, आइए सबसे फर्स्ट, सबसे पहला वाला दिया हुआ है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। आप पहले बात को समझिए जरा ध्यान से। ठीक है? अगर मान लीजिए आईटीसी का कंसेप्ट आप लोगों को समझाया ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, वापस नहीं समझाएंगे, सुनिए। एक मान लीजिए कि आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है? फर्नीचर फर्नीचर आपने खरीदा बिजनेस के लिए, और उस पे आपने आईटीसी क्लेम ले लिया, आईटीसी क्लेम आपने ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम आपने ले लिया नॉर्मली। ठीक है? आईटीसी क्लेम आपने ले लिया है। एक आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, उस पे आपने आईटीसी क्लेम ऑलरेडी ले लिया। अब इस फर्नीचर को आपने क्या किया, एक एनजीओ में ना डोनेट कर दिया। ये ये फर्नीचर पुराना हो गया, अब एक एनजीओ में उसको डोनेट डोनेट कर दिया। यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि एक असेट आप खरीदते हो और उसका आईटीसी क्लेम भी ले लेते हो, उसका आईटीसी क्लेम भी ले लेते हो। बताए थे आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑलरेडी डेफिनेशंस में बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया था। ठीक है? एक फर्नीचर खरीद लेते हो, उसका आईटीसी क्लेम भी ले लेते हो, उसके बाद ये फर्नीचर आप एनजीओ एनजीओ में डोनेट कर दिए, एक वृद्धाश्रम में आपने जाके वो डोनेट कर दिया। तो भले आपने वो फर्नीचर डोनेट किया, लेकिन ये फर्नीचर आपका सप्लाई माना जाएगा, फर्नीचर पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। जीएसटी वाला ऑफिसर बोलेगा कि हम तो तुमको इसका आईटीसी क्लेम दे दिए थे, फिर तुम अगर डोनेट करते हो, भले तुम फ्री में डोनेट करते हो, भले तुम 0 रुपीज में डोनेट करते हो, लेकिन हम तो तुमको इसका टैक्स लेंगे बेटा, हम तो इसका टैक्स लेंगे। तो सीधा सा बात समझिए, अगर बिजनेस का असेट परमानेंटली किसी को दे दिया, मान लीजिए कि बिजनेस में फर्नीचर खरीदे थे, एसी खरीदे थे, वो एसी पुराना हो गया, एसी अगर पुराना हो गया तो हम एनजीओ को डोनेट कर दिए, एनजीओ को डोनेट कर दिए, और उस पे हमको आईटीसी क्लेम पहले से मिल चुका था, हम ले चुके थे आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम हम ले चुके थे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमको बोलेगा, सुनो, तुम भले इसको एनजीओ को
डोनेट कर दिए, भले ये फर्नीचर को एनजीओ को डोनेट कर दिए 0 रुपीज में, लेकिन तुमको जीएसटी देना पड़ेगा। तुमको इसका जीएसटी देना पड़ेगा, बिकॉज तुम इसका आईटीसी क्लेम लिए थे। तुम इसका हमसे आईटीसी क्लेम ले लिए थे, इसीलिए तुम भले डोनेट कर दिए या फेंक दिए, अब इसको आईटीसी क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल, ऑफिस का पुराना कंप्यूटर एनजीओ को फ्री में डोनेट कर दिया, सप्लाई माना जाएगा। वो सप्लाई माना जाएगा मतलब उस पे जीएसटी लगेगा, चाहे तुम फ्री में डोनेट कर दिए ऑफिस का पुराना कंप्यूटर, लेकिन आईटीसी क्लेम तो ले लिया था ना। आईटीसी क्लेम अगर एक बार ले लिए और फ्री में आप डोनेट कर दिए किसी को, तो आईटीसी क्लेम लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो द परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट इज ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन सक्सेसफुली अवेल्ड ऑन सच असेट प्रीवियसली। वापस से आपको समझाता हूं। बिजनेस के लिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर पे मैंने आईटीसी क्लेम ले लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट से फर्नीचर पे मैंने आईटीसी क्लेम ऑलरेडी ले लिया। अब ये फर्नीचर ना पुरानी हो गई, जब ये फर्नीचर पुरानी हो गई, मेरी वाइफ बोली, उन्होंने बोला, है नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, मेरी वाइफ बोली सुनिए ना, ये फर्नीचर तो बहुत पुराना हो गया, इसको बेच के एक तो नया ले लीजिए। हम बोले बेचेंगे क्या, एक काम करते हैं फर्नीचर को ना हम लोग एक काम करते हैं, एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। बेचेंगे क्या, ये फर्नीचर को एक काम करते हैं एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। लेकिन भैया इस पे तो आईटीसी क्लेम ले लिया है हमने, तो जीएसटी ऑफिसर को लोग बुड़बक नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते, इस पे तो आईटीसी क्लेम ले लिया है। हाँ? तो फर्नीचर को हम एनजीओ को जरूर दे देंगे, जरूर 0 रुपीज में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाला, लेकिन जीएसटी वाला बोलेगा कि इस पे भी जीएसटी हमको चाहिए, इस पे भी हमको जीएसटी चाहिए, बिकॉज तुम ससुरा इसका आईटीसी क्लेम लेके बैठा था, तुम ससुरा इसका आईटीसी क्लेम लेके बैठा था। इसको बोलते हैं परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है? फिर देखिए, फिर बोला गया है, देखिए हम क्या अभी पढ़ रहे हैं कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कि सप्लाई ट्रीट किए जाते हैं अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो, अगर बदले में कुछ ना भी मिले तो। देखिए यहां पे बदले में कुछ मिला नहीं मिला, फर्नीचर को हम एनजीओ में डोनेट कर दिए नॉर्मली, और जीएसटी वाला बोला कि जीएसटी लागबे, बिकॉज तुम्हें एटाते आईटीसी क्लेम निये छो, तुम इस पे आईटीसी क्लेम लिए हो, दैट्स वाई जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। मान लीजिए आपका एक तो फोन का दुकान है, एक तो फोन का दुकान, ये मान लीजिए फोन का दुकान है आपका, ठीक है? इसमें आपका रिलेटिव आया, इसमें मान लीजिए आपका मामा आया, मामा मामा, और मामा आके बोला कि बेटा एक तो फोन दिखाओ तो अपना। ठीक है, तो आपने अपना फोन का दुकान में से मामा को फोन दिखाया। आप समझिए पहले एग्जांपल्स को, आपका मान लीजिए एक तो फोन का दुकान है, और आपका मामा आया, मामा, और मामा आप ही के फोन दुकान में आके बोल रहा है बेटा एक तो फोन दिखाओ तो, अच्छा वाला स्क्रीन टच वाला फोन दिखाओ तो। आपने दिखाया 20,000 का फोन दिखाया, उस तो 20,000 का जो फोन दिखाया वो रियलमी का फोन दिखाया आपने। मामा खुश, मामा वो देख के खुश, अरे बाप रे बाप इतना अच्छा फोन, आज तक जिंदगी में देखा नहीं इतना इतना अच्छा फोन। अब मामा जब पैसा लेने जाएगा, अब मामा जब पैसा देने जाएगा तो क्या आप पैसा ले पाओगे बताइए? वो आपके खुद के मामा है, खुद के मामा है, ब्लड रिलेशन। वो मामा जो आपको कंधे पर बिठा बिठा के पूरा शहर शहर घुमाया करते थे, वो मामा आपके फोन के दुकान में आया और 20,000 का फोन पसंद किया, तो आप इतने छोटे, आप इतने गिरे हुए इंसान हो, क्या आप अपने मामा से पैसा लोगे? अब अपने मामा से पैसा लोगे, रिलेटेड पर्सन है मामा आपके। बचपन में मामा आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किए, आप अपने मामा से पैसा लोगे क्या? तो मामा यहाँ पे बोले, मामा को बोले कि नहीं नहीं मामा, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, आप मेरे फोन का दुकान में आए, फोन खरीदे, यही बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, हम आपके लिए इतना किए, यही बहुत बड़ा बात है, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है मामा। मामा आपको कोई पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मामा को आपने फ्री में 20,000 का जो फोन है वो दे दिया। मामा को आपने फ्री में 20,000 का फोन जो है वो दे दिया बेटा। तो मामा को जरूर आपने फ्री में दिया, जीएसटी वाला ना वो टोकरा लेके बैठा हुआ रहेगा, तूने मामा को जरूर तूने फ्री में दिया, लेकिन हमको तो बेटा जीएसटी चाहिए। यहाँ पे खैरात का सामान बिक रहा है क्या? तो अपना मामा मासी भांजी भांजा जिसको भी दे, हमको फर्क नहीं पड़ता,
हम तो टोकरा लेके बैठे, हमको तो जीएसटी चाहिए, हम इसको सप्लाई कंसीडर करेगा, हम इसको सप्लाई कंसीडर करेगा। तू अपना रिलेटिव, तू अपना फैमिली को फ्री में खिलाता रहेगा और हम जीएसटी ना ले उस पे। जीएसटी वाला अथॉरिटी बोलेगा हम तो इस पे जीएसटी लेगा ही लेगा भाई। बाकी तू अपना मामा को दे, मौसी को दे, फ्री में बांट, हमको फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन तेरे दुकान से अगर सामान लिया है फ्री में, अगर उसको दिया है कुछ सामान, कि वो तेरा फैमिली है, हम जीएसटी लेगा, हम उसको सप्लाई कंसीडर करेगा। आमी सप्लाई कंसीडर करबो, ऐसा बोलता है जीएसटी ऑफिसर। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बिटवीन लीगली रिलेटेड persons वो such as director of the company as a member of the same family is fully taxable even without consideration। तो भले वो मामा से आपने 0 रुपीज लिया, भले वो मामा को आपने फोन फ्री में दे दिया, लेकिन जीएसटी वाला तो जीएसटी लेके रहेगा, उसको सप्लाई कंसिडर करेगा, सप्लाई उसको ट्रीट कर लेगा जीएसटी वाला, इवन विदाउट नो कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ है, बदले में मामा से कुछ नहीं भी मिला है, फिर भी जीएसटी वाला जीएसटी लेगा। ठीक है। फिर सप्लाई बिटवीन डायरेक्ट डायरेक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन सॉरी। मान लीजिए एक कंपनी है, सुनिए इसका मतलब क्या होता है। एक मान लीजिए एक कंपनी है, सेम कंपनी है, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है नॉर्मली, उसके बीच में अगर कुछ सप्लाई होती है नॉर्मली, तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है मेरा दिल्ली में, हम आपको बताते हैं। एक कंपनी मान लीजिए, एक एक कंपनी है मेरा दिल्ली में, एक कंपनी है मेरा कोलकाता में। ठीक है। दिल्ली का जो जीएसटी नंबर है मेरा वो है 1122, एग्जाम्पल दे रहे हैं। और कोलकाता का जो जीएसटी नंबर है मेरा, जीएसटी जीएसटी नंबर है मेरा, वो है 1133। तो अलग अलग जीएसटी नंबर होने पे ही अगर दिल्ली से कुछ सामान, मेरा ही मतलब कि मेरा ही कंपनी है, मेरा एक तो कंपनी दिल्ली में है, मेरा एक तो कंपनी कोलकाता में है, और दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग, दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो दिल्ली से अगर कोलकाता कुछ सामान मैं सप्लाई करता हूं, मेरा अपना ही कंपनी का सामान मैं दूसरे कंपनी में सप्लाई करता हूं, अपना ही एक ब्रांच का सामान दूसरे ब्रांच में मैं सप्लाई करता हूं, तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट बोलती है कि अगर जीएसटी नंबर अलग अलग है, दोनों कंपनी के अगर जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो ये सप्लाई कंसिडर होगा, इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे जीएसटी नंबर सेम सेम होता, अगर यहीं पे जीएसटी नंबर सेम सेम होता तो सप्लाई कंसिडर नहीं होता। लेकिन अलग अलग जीएसटी नंबर है अगर, तो सप्लाई कंसिडर होगा। तो इसको बोलते हैं सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। कि अगर आपका एक ब्रांच दिल्ली में है, अगर आपका एक ब्रांच कोलकाता में है, और दोनों का ही जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो दिल्ली से अगर कोलकाता वाले ब्रांच में कुछ सामान भिजवा रहे हो, दिल्ली से अगर कोलकाता वाले ब्रांच में कुछ सामान का सप्लाई करवा रहे हो, तो वो फ्री में ही करवाओगे, बिकॉज मेरा ही खुद का ब्रांच है, खुद का ब्रांच है, खुद का दिल्ली वाला ब्रांच से कोलकाता वाला ब्रांच में मैं सामान को सप्लाई करा रहा हूँ, और जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो जीएसटी अथॉरिटी बोलता है कि हम तो इसको बेटा सप्लाई कंसिडर करेंगे, बिकॉज तुम्हारा जीएसटी नंबर अलग अलग है, कोलकाता वाला ऑफिस का जीएसटी नंबर अलग है, दिल्ली वाला ऑफिस का जीएसटी नंबर अलग है। अगर सेम सेम जीएसटी नंबर रहता तो सप्लाई कंसिडर नहीं करते। अलग अलग जीएसटी नंबर है, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखे हो, सप्लाई कंसिडर करेंगे, मतलब जीएसटी वाला को टैक्स चाहिए, जीएसटी अथॉरिटी को टैक्स चाहिए, इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि मेरा ही ऑफिस है, मेरा ही ब्रांचेस है, तो हम क्या दिल्ली से कोलकाता में सप्लाई करने के लिए क्या पैसा लेंगे खुद से क्या? मेरा ही तो है ये ऑफिस, लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस पर जीएसटी लेगा, उसको वो सप्लाई मानेगा। ठीक है। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम बिजनेस एंटिटी हैविंग द सेम पैन बट सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब पैन सेम है, हमारा पैन नंबर सेम है, अरे वो दिल्ली और कोलकाता वाले का मतलब कि पैन नंबर सेम है, लेकिन दोनों कंपनी का अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। तो अगर उनमें अगर सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई माना जाएगा, उनमें अगर कुछ सप्लाई करते हैं तो सप्लाई माना जाएगा, सीधा सा बात। ठीक है। फिर एग्जाम्शन फॉर गिफ्ट टू एम्प्लॉय, सुनिए जरा ध्यान से। अगर मालिक ने नौकर को 50,000 से कम का गिफ्ट दिया है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मालिक ने नौकर को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है, तो जीएसटी वाला बोलेगा
हमको इस पे जीएसटी चाहिए, भले तुम फ्री में दियो, भले तुम अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हो, हमको उस पे जीएसटी चाहिए। ठीक है, सुनो, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से कम वाला गिफ्ट दे, लेस देन 50,000, नो सप्लाई, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, उसको उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। नो सप्लाई का मतलब नो जीएसटी, उस पे जीएसटी नहीं लेंगे, सीधा सा बात। अगर गिफ्ट मोर देन 50,000 है, मोर देन 50,000 है, तो उसको अपने लोग सप्लाई ट्रीट करेंगे बेटा, मतलब उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे रहे हो, तो जीएसटी वाला अथॉरिटी बोलेगा ना, पैसा आया कहां से तेरे को? तू जरूर फ्री में अपने एम्प्लॉय को दिया है 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट, लेकिन हमको तो भैया टैक्स चाहिए, हम तो इसको सप्लाई कंसिडर करेगा। जीएसटी वाला बोलेगा हम तो इसको सप्लाई कंसिडर कर रहे हैं, हमको तो इस पे जीएसटी चाहिए बेटा, हमको तो इस पे जीएसटी चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है वाइल ट्रांजेक्शंस बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हु आर रिलेटेड पर्सन। अगर अगर एक मालिक और एक नौकर है, एक मालिक और नौकर का अगर रिश्ता है, और 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सीधा सा बात। क्लियर है? अच्छा, फिर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब क्या होता है सर? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच अगर कुछ गुड्स ट्रांसफर माना जाता है, चाहे उस वक्त पेमेंट ना हुआ हो, तो उसको भी सप्लाई माना जाता है। देखिए, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक सैमसंग का बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है, सैमसंग का एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है, इसमें बहुत सारा सैमसंग का मोबाइल कंपनी सब कुछ बिकता है। और एक तो लोकल दुकान है, राजू मोबाइल शॉप, राजू मोबाइल शॉप, राजू मोबाइल शॉप। तो यहाँ पे सैमसंग क्या है? सैमसंग है प्रिंसिपल। और सैमसंग अगर राजू मोबाइल शॉप में कुछ सामान सप्लाई करता है, अब बात समझिए कि सैमसंग क्या है? सैमसंग एक डीलर है, डीलर, बहुत बड़ा डीलर है सैमसंग। वो एक छोटा सा दुकान में अगर अपना मोबाइल का सप्लाई करता है, लो लो बेचो तुम भी। तो राजू यहाँ पे क्या है? राजू यहाँ पे एजेंट है। और सैमसंग यहाँ पे क्या है? सैमसंग यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का अगर रिलेशनशिप हो, तो जीएसटी वाला बोलता है कि इसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे, मतलब जीएसटी लगेगा। क्योंकि जब सैमसंग जैसा कंपनी राजू को मोबाइल देगा, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि हमको मतलब क्या पैसा चाहिए। राजू पहले मोबाइल को बेचेगा तब तो उसको पैसा देगा ना। राजू पहले मोबाइल को बेचेगा तब उसको पैसा देगा ना। तो ये बड़ा बड़ा जो कंपनीज होता है, जैसे सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, विवो हो गया, वो क्या करता है? छोटा छोटा दुकानदार को पहले सबसे पहले वो मोबाइल दे देता है कि लो इसको बेचो, हमको अभी पैसा नहीं चाहिए, हमको अभी पैसा नहीं चाहिए, हमको कब पैसा चाहिए? जब बिक जाए। तो ये यहाँ तो विदाउट 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 कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ है, यहाँ भी तो विदाउट कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ है। तो जीएसटी वाला बोलता है कि ये भी हम सप्लाई मानेंगे, इस पे भी जीएसटी लगेगा, चाहे विदाउट कंसिडरेशन का हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, इस पे भी जीएसटी लगेगा। आइए, क्लियर है ये? सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहां पे देखिए, द फिजिकल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट लीगली अंडरटेक्स टू सेल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सीधा सा बात है, एक सैमसंग का बहुत बड़ा सा स्टोर है, उसने एक छोटा सा लोकल लोकल राजू का दुकान को ऑथोराइज कर दिया कि लो तुम भी फोन बेचो। तो जब तक वो फोन नहीं बेचता तब तक वो पैसा सभी दिन देगा नॉर्मली। तो प्रिंसिपल और एजेंट का जहां पे रिश्ता हो, वहां पे भी जीएसटी वाला बोलता है कि इसको भी सप्लाई कंसिडर हम लोग करेंगे नॉर्मली। और लास्ट वाला है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड एंटिटी। मतलब सीधा सा बात है, मान लीजिए एजे क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं। एजे क्लासेस, एजे क्लासेस का मान लीजिए एक फॉरेन में ब्रांच है, फॉरेन में, मेरा जो ब्रांच है वो फॉरेन में है। तो हम अगर एजे क्लासेस का सर्विसेज जो है वो फॉरेन में देते हैं, या फॉरेन का कुछ सर्विसेज एजे क्लासेस में लेते हैं नॉर्मली, मेरा एक विदेश में भी ब्रांच है और विदेश से कुछ सप्लाई हो रहा है गुड्स, या हम विदेश में सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा, इसको भी सप्लाई माना जाएगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा बेटा। ठीक है, क्लियर है?
तो अगर इंडिया में कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना फॉरेन ब्रांच या रिलेटेड पर्सन से सर्विस लेता है बिजनेस के लिए, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। मतलब एजे क्लासेस का ब्रांच जो है फॉरेन में भी है, यूके में है, युगांडा में है, यूएस में है, हर जगह है फॉरेन में ब्रांच। मान लो अभिषेक झा क्लासेस का, तो वहां से यहाँ कुछ अगर सर्विसेज लिए, मान लो ऑनलाइन क्लासेस करवा दिए फॉरेनर फॉरेनर टीचर का, तो जीएसटी वाला बोलता है इसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे, इसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे, क्योंकि तुम्हारा ही फॉरेन वाला ब्रांच है, तुम्हारा ही विदेश वाला ब्रांच है, इसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया स्ट्रिक्टली इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ द ओन एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कि अगर तुम्हारा खुद का फॉरेन का ब्रांचेस है, अगर तुम्हारा खुद का फॉरेन का ब्रांचेस है और तुम अपना ही फॉरेन ब्रांचेस से सर्विसेज ले रहे हो बेटा, उसको भी सप्लाई माना जाएगा जीएसटी के तहत, जीएसटी अथॉरिटी के तहत उसको भी सप्लाई मानेंगे हम, ये बोला गया है नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना। तो ये सब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स था जो विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन उसको फिर भी हम सप्लाई मानेंगे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, एक सप्लाई होने के लिए बेटा कंसिडरेशन जरूरी है, बदले में कुछ मिलना जरूरी है, लेकिन यहां पे बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सप्लाई मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए। थोड़ा सा भी अगर किसी को भी कुछ भी कोई भी पॉइंट्स में डाउट है ना, तो बैक करके देख लीजिए, ईगो मत रखिए, कभी भी बेटा ईगो के साथ पढ़ाई मत कीजिए। अगर एक चीज को 5 बार देखना पड़े, हाँ सर 5 बार देखेंगे, एक चीज के लिए पूरी रात मेहनत करना पड़े, पूरी रात मेहनत करेंगे सर। ईगो मत रखिए अपने शरीर में कि हम क्यों करें, हम कैसे करें, थियरी है हो जाएगा, आलस मत कीजिए बेटा, कर लीजिए। बिकॉज अगला दिन सम्स तभी आपको समझ में आएगा, अगला दिन आपको सम्स तभी समझ में आएगा जब आज थियरी समझ में आएगा। थियरी अगर समझ में नहीं आया तो घंटा सम समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑनेस्टली कर लीजिए, कर लीजिए, इसलिए बाबू कर लीजिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को हम बात बताएंगे शेड्यूल नंबर 3 का। अब शेड्यूल नंबर 3 क्या बात करता है सर? वो शेड्यूल नंबर 3 बात करता है नेगेटिव लिस्ट का। कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो सप्लाई नहीं माने जाते हैं, जो जो सप्लाई माने ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो सप्लाई माने ही नहीं जाते हैं, जिसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं, मतलब इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई अगर नहीं मानते हैं तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, सीधा सा बात है। कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम लोग सप्लाई नहीं माने जाते हैं। सबसे पहला सर्विसेज, सबसे पहला कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जॉब करता है तो वो जीएसटी नहीं मांगता है कि हमको भी जीएसटी चाहिए, नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जॉब के दौरान जो काम करता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जो जॉब के दौरान जो काम करता है, अरे एम्प्लॉय जो गधा की तरह जो काम करता है अपने मालिक के लिए, एक नौकर जो काम करता है अपने मालिक के लिए, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी नहीं लगता। यहां पे लिखा हुआ देखिए, any services strictly provided by an employee to the employer in the course of the relations in the formal employment are completely excluded from the GST। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जो काम करता है उस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर दूसरा सर, फिर दूसरा है कि सर्विसेज बाय जुडिशियल अथॉरिटीज, मतलब कोई भी कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, कोर्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप लोग, कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जो कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कोर्ट प्रोवाइडेड, लिखा हुआ है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ और द टाइम बीइंग इन फोर्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज sovereign functions and thus kept outside the जीएसटी purview। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है आप लोगों को तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। फिर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज, अगर मान लीजिए कि कोई भी एमपी है, कोई भी एमएलए है, कोई भी मतलब कि मेंबर ऑफ पंचायत है, वो लोग कुछ आपके लिए काम करता है, एमपीज है या एमएलए है या सर, ये लोग काम ही कब करता है, दिन दिन भर तो खाली मतलब कि पैसा ऐसा लूटता रहता है। सुनिए, अगर कोई एमपी है, एमएलए है, पंचायत मेंबर है, म्यूनिसिपल मेंबर्स है, वो लोग कुछ काम करता है तो वो लोग अपने काम के लिए जीएसटी नहीं मांगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? कोई भी अगर एमपी है, कोई भी एमएलए है, कोई भी
मतलब कि पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा, उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इन ये सब ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको सप्लाई नहीं बोला जाता है, मतलब जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। फिर ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स है, मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट, सुनिए ना, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट स्टेट गवर्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो काम करता है आपके लिए। द्रौपदी मुर्मू है ना हमारी प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हो गई, स्टेट गवर्नर हो गया या चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया। जो ये लोग काम करता है ना नॉर्मली, ज्ञानेश कुमार, ये लोग जो काम करता है ना नॉर्मली, उस पे हम लोग को जीएसटी नहीं भरना पड़ता। ये लोग अपने ड्यूटीज के लिए जीएसटी नहीं मांगते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स के ऑफिशियल ड्यूटीज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपकी कितनी भी सेवा कर दे, स्टेट गवर्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इस पे जीएसटी नहीं, इनके सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। फिर क्या दिया हुआ है कि मॉर्चरी एंड फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज होती है वो जीएसटी के अंडर नहीं आती। किसी को मान लीजिए कि दफना दिया जाता है, नॉर्मली मुस्लिम धर्म जो है उसमें वो दफनाया जाता है। हिंदू में आग लगाया जाता है, नॉर्मली हिंदू में वो जलाया जलाया जाता है, शमशान वमशान। तो उसके लिए जो भी खर्चा है ना, शमशान घाट का जो भी खर्चा है, नॉर्मली कोई अगर मर गया तो शमशान घाट का जो भी वो भी खर्चा है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी कभी नहीं लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? लिखा हुआ है ये सब, अपने अपने मन से नहीं बता रहे हैं सब। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, एसेंशियल वो सोसाइटियल एंड रिलीजियस सर्विसेज रिलेटिंग स्ट्रिक्टली टू द फ्यूनरल burial to the provisions explicitly includes the non taxability of the transportation of the deceased। सीधा सा बात है कि कोई अगर मर गया है, कोई अगर मर गया, किसी को अगर जलाया जा रहा है, किसी को अगर वो दफनाया जा रहा है, कोई मतलब कि कोई अगर फ्यूनरल हो रहा है नॉर्मली, उस पे उसका जो भी सर्विसेज है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, मतलब सप्लाई कंसिडर नहीं होता है, सप्लाई कंसिडर नहीं होता है, मतलब जीएसटी नहीं लगता है, सीधा सा बात है। अगर आप मान लीजिए कि लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो, लैंड और बिल्डिंग, अगर आपके पास एक जमीन है, अगर आपके पास एक खाली लैंड है, आपके पास एक खाली लैंड है, खाली लैंड, उसको आप बेच रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो, तो उसको आप सप्लाई कंसिडर नहीं करोगे, सप्लाई उसको कंसिडर नहीं करोगे आप उसको, मतलब उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपके पास खाली जमीन है, उसको आप बेच रहे हो, तो जीएसटी वाला लोग इसको सप्लाई कंसिडर नहीं करता है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं। ठीक है, क्लियर है? और अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाए और उस पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उस पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसको भी सप्लाई कंसिडर फिर नहीं किया जाएगा। अगर आप बिल्डिंग बिल्डिंग बनाए, उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उस बिल्डिंग को फिर आप अगर बेचो तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। फिर एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो होता है ना, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो होता है वो जीएसटी के बाहर है, जीएसटी नहीं लगता उस पे। इसका मतलब ये नहीं कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पर जीएसटी नहीं लगता है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पर जीएसटी लगता है। लिखा हुआ है कि जनरल एक्शनेबल क्लेम्स आर एक्सक्लूडेड टू प्रिवेंट कॉम्प्लेक्स डबल डबल टैक्सेशंस और प्योर फाइनेंशियल क्लेम्स। मतलब सीधा सा बात है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो होता है उसको सप्लाई नहीं माना जाता। इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो आप भरते हो ना, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिलता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन लॉटरी हो गया या बेटिंग हो गया या गैम्बलिंग हो गया, अगर जुआ हुआ खेलते हो, पुड़िया उड़िया खाते हो, लॉटरी खेलते हो, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, फिर अगर अगर कोई गुड्स जो है वो आपने गोडाउन वोडाउन में रखा है, अभी आप बेचे नहीं हो, अगर कोई गुड्स जो है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए गोडाउन में रखा है, गोडाउन में वेयर हाउस गुड, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई उसी को मानेंगे जो बिक रहा है। अगर कोई गुड्स को गोडाउन में रखे हो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बहुत सारे गुड्स को अपने अपने मतलब 6-6 महीने के गुड्स को वो गोडाउन में रख देती है, वेयर हाउस में रख देती है कि बाद में बेचेंगे। तो अगर कोई भी गुड्स को आपने वेयर हाउस में रखा है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो द लीगल सप्लाई ऑफ द इंपोर्टेड वेयर हाउस गुड्स बाय एन इंपोर्टर टू एनी पर्सन स्ट्रिक्टली बिफोर द
फाइनल फिजिकल क्रेजर। आप लोगों को तो पता है कि कस्टम वस्टम जब आप बाहर से, जब आप फॉरेन से गुड्स वुड्स मंगवाते हो, तो आपको कस्टम में रखना पड़ता है, बहुत दिन तक गुड्स रखना पड़ता है, फिर कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आप उसको बेच सकते हो। तो जब तक आप गुड्स को गोडाउन में रखे हो, वेयरहाउस में रखे हो, तब तक आप लोगों को कोई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो गुड्स का सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना तक आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा नॉर्मली। तो ये सब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे, मतलब शेड्यूल नंबर 3 में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे कि जो सप्लाई नहीं माने जाते हैं, मतलब जिस पे जीएसटी नहीं लगती है, जो जीएसटी अथॉरिटी बोलती है कि इसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं, इस पे जीएसटी नहीं लगती है। जैसे कि वो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ कुछ अगर सर्विसेज देता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगती। फिर अगर मान लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आपको सर्विसेज दे रहा है, मतलब जुडिशियल अथॉरिटीज कोई भी अगर आपको सर्विसेज दे रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, या मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, ये लोग कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगती नॉर्मली। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स या चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगती नॉर्मली। फिर मॉर्चुअरी एंड फ्यूनरल सर्विसेज, अगर अंतिम संस्कार के रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, अंतिम संस्कार के रिलेटेड कोई इंसान अगर मर गया, उसको अगर मान लो कि वो दफनाना है या उसको वो जलाना है, तो ऐसा कोई भी अगर सर्विस है नॉर्मली तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। अगर आप अपना खाली जमीन को बेचना चाहते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। अगर बिल्डिंग बना लिए, बिल्डिंग का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद अगर आप बिल्डिंग बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। फिर एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स के लिए जीएसटी नहीं लगती, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्शनेबल क्लेम्स को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है ना आप लोगों को, इंश्योरेंस क्लेम, उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन आपको अगर लॉटरी का पैसा, बेटिंग का पैसा या गैम्बलिंग का पैसा अगर मिल रहा है, अगर जुआ हुआ खेल के पैसा ऐसा जीते हो तो जीएसटी लगेगी। ठीक है। फिर सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, अगर मान लीजिए कि कोई सामान आपने बाहर देश से मंगवाया, कोई कोई सामान आपने इंपोर्ट करके बाहर देश से मंगवाया है, और कस्टम क्लियर होने में तो 6 महीना 3 महीना का लगता है ना टाइम। मान लीजिए आपका सामान वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो वेयर हाउस में जब तक आपका सामान पड़ा हुआ है, गोडाउन में जब तक आपका सामान पड़ा हुआ है, वो सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। सप्लाई तभी कंसिडर किया जाएगा जब उस सामान का सेल हो गया हो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आइए फटाफट से आइए, अब इसको कवर करके छुट्टी, इसको कवर करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का सम्स कराएंगे। आइए, फिर यहाँ पे अपने लोगों को बोला हुआ है, देखिए इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। देख, इतना एफर्ट देने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, बहुत 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 ज्यादा पाप लगने वाला है आप लोगों को। इसलिए कमेंट, लाइक, शेयर तो बनता है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बिलीव करो। कब बिलीव करोगे? तो शेयर कीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग सम्स करेंगे, है ना? आइए बेटा, आइए। अब हम लोगों को ये सब सारा सप्लाई पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, एग्जाम्ड सप्लाई क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, कंपोजिट, मिक्स्ड, ये सब सप्लाई अपने लोग को पढ़ना पड़ता है नॉर्मली। ये सब सप्लाई अपने को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, सप्लाई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सप्लाई के बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के हिसाब से कितने टाइप्स है सप्लाई के। एक होता है इनवर्ड सप्लाई, एक होता है आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या होता है सर? इनवर्ड सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 67 में दिया हुआ है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि बिजनेस के द्वारा गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हो, उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। मैं मान लीजिए एजे ग्रोसरीज बेचता हूं, एजे ग्रोसरीज। मैं मान लीजिए मेरा राशन का दुकान है, राशन का दुकान, बहुत सारा राशन वासन में बेचता हूं। मेरे को माल उठाना पड़ेगा ना, मेरे को माल उठाना पड़ेगा ना। मैं जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदूंगा, मैं जो अपने दुकान के लिए मैन्युफैक्चरर से माल खरीदूंगा, उसको मैं बोलूंगा इनवर्ड सप्लाई।
आप अपने दुकान के लिए जो माल खरीदते हो मैन्युफैक्चरर से कि भाई साहब हमारे दुकान का माल खरीदना है, फिर तो मैं अपने कस्टमर को बेच पाऊंगा ना, उसको मैं बोलूंगा इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड सप्लाई लिटरली मींस रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज पर द सीजीएसटी एक्ट इन रिलेशन टू एस रजिस्टर्ड पर्सन। इट एक्सप्लिसिटली कवर्ड एनी रिसिप्ट ऑफ द गुड्स सर्विसेज और बोथ विदर एग्जीक्यूटेड परचेज, या तो आप कोई गुड्स को परचेज करते हो, एक्वाजिशन करते हो, या कुछ और भी करते हो नॉर्मली, या तो कोई गुड्स को आप परचेज करते हो, एक्वायर करते हो नॉर्मली, और उस पर आईटीसी लेते हो, उस पर आईटीसी क्लेम ले लेते हो नॉर्मली, उसको बोलते हैं अपने लोग इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब मेरा एक तो धंधा है, मेरा एक तो बिजनेस है, अभिषेक झा क्लासेस का एक तो बिजनेस है, अभिषेक झा ग्रोसरी। अब मैं अपने दुकान के लिए राशन तो भरवाऊंगा ना, तो मैं अपने दुकान के लिए जो मैन्युफैक्चरर से जो सामान खरीदूंगा, मैन्युफैक्चरर से जो सामान खरीदूंगा कि भाई साहब मेरे दुकान में माल चाहिए, माल अगर लाऊंगा तब तो कस्टमर खरीदेंगे ना, तो मैं अगर माल खरीदूंगा अपनी दुकान के लिए उसको मैं बोलूंगा दोस्तों इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलूंगा? इनवर्ड सप्लाई। शॉपकीपर ने होलसेलर से गुड्स खरीदे, रिटेलर ने होलसेलर से गुड्स खरीदे, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, क्लियर है? अब आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है सर? आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 83 में। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब दिया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि बिजनेस अगर कस्टमर को सेल करता है, मैं अगर अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूं उसको बोलूंगा आउटवर्ड सप्लाई। मैंने क्या किया पहले? मैं एक रिटेलर हूं, एजे एक रिटेलर है, मैंने क्या किया पहले? होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से मैंने गुड्स गुड्स खरीदा, होलसेलर से मैंने गुड्स खरीदा और कस्टमर को गुड्स मैंने बेचा, कस्टमर्स को मैंने बेचा। तो मैं जो होलसेलर से गुड्स खरीदूंगा ना उसको मैं बोलूंगा इनवर्ड सप्लाई, और कस्टमर को जो मैं बेचूंगा ना उसको मैं बोलूंगा आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है? एक कोई गुड्स मैं होलसेलर से खरीदता हूं उसको बोलूंगा इनवर्ड, और अगर मैं उसको कस्टमर को बेचता हूं उसको मैं बोलूंगा आउटवर्ड। ठीक है? तो आउटवर्ड सप्लाई रेफर्स टू द एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। इट स्ट्रिक्टली मींस द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। हम तो आप लोगों को बोल ही दिए कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब होता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। आप अगर मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर को सेल कर रहे हो, कस्टमर को सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस कर रहे हो, रेंटल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है? समझा हर कोई? मोबाइल शॉप में अगर कस्टमर मोबाइल खरीदता है, मैं अगर एक मोबाइल का दुकान चलाता हूं, अगर कस्टमर मेरे से दुकान, अगर अगर कस्टमर मेरे से मोबाइल खरीदता है उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 83। सर ये सेक्शन याद करना है? हाँ सर याद करना है, नहीं याद करने से नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं कि बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट कितने टाइप्स का सप्लाई होता है। हम बात करते हैं बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, अब कितने टाइप के सप्लाई, हम बोले ना सप्लाई बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट कितने टाइप के सप्लाई होते हैं? सबसे पहला होता है टैक्सेबल सप्लाई। जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है उनको अपने लोग बोलते हैं क्या? टैक्सेबल सप्लाई। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सप्लाई। ए टैक्सेबल सप्लाई encompasses any standard commercial supply of the goods and services or both which is strictly liable to tax under the CGST Act। मतलब कोई सा भी गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर टैक्स लग रहा है उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है? फिर बात करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई किसको बोलते हैं? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा उस पे। जिस सप्लाई पे जीएसटी 0% है, मतलब लगेगा ही नहीं, 0% है, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, उस पे ना जीएसटी नहीं लगता। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, उस पे जीएसटी नहीं लगता। मिल्क, कर्ड, ब्रेड, क्लियर है? कोई भी अगर ऐसा सप्लाई है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है उसको बोलते हैं अपने लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। एग्जेम्प्ट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज दैट अट्रैक्ट्स ए निल रेट ऑफ टैक्स
which may be wholly exempt from tax under section 11 of the CGST Act और सेक्शन 6 ऑफ द IGST एक्ट। कोई भी सप्लाई अगर ऐसा है जिसपे टैक्स नहीं लगता है उसको क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई। फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अरे सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लॉ ही अप्लाई नहीं करता, जीएसटी ही अप्लाई नहीं करता। जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स तो लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता। जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे आप समझने की कोशिश करो, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब जिस पे कोई टैक्स ही नहीं लगता, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स तो लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता है, जैसे अल्कोहलिक लिकर, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे दूसरा टैक्स लगता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे दूसरा कोई टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं उसको। क्लियर है। और एक होता है बेटा जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या होता है सर, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट अगर करते हो ना, एक्सपोर्ट अगर हम लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को कुछ भिजवाते हैं ना, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस पर ₹0 का टैक्स लगता है। हम लोग जो एक्सपोर्ट कराते हैं ना, एक्सपोर्ट का सप्लाई जो करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट का सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता नॉर्मली, इंपोर्ट पे टैक्स लगता है लेकिन एक्सपोर्टिंग पे टैक्स नहीं लगता। हम लोग जो अपने कंट्री से बाहर के देश में जो कुछ सामान भिजवाते हैं उस पे टैक्स नहीं लगता, ना के बराबर, जीरो। सिर्फ वो चमड़ा वमड़ा पे टैक्स लगता है, लेदर वाला गुड्स पे टैक्स लगता है, लेकिन हम अगर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सामान भिजवाएंगे उस पे टैक्स नहीं लगता। उसको अपने लोग बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। सो द यूनिक कैटेगरी इज स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड टू एग्रेसिवली बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़े, इसीलिए मोदी जी ये प्रस्ताव रखे हैं नॉर्मली कि हम अगर दूसरे कंट्री का हम अगर फॉरेनर्स को कुछ सामान बेचते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा बढ़े, जिससे हमारा कंट्री का माल पूरा वर्ल्ड वाइड में खरीदे। हमारा कंट्री का माल का दाम रहेगा 100 रुपया और 18% का जीएसटी लगा देंगे, तो कोई क्या खरीदेगा क्या, नहीं। तो एक्सपोर्ट अगर करते हो ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, इंपोर्टिंग पे ही जीएसटी लगता है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। आप एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई। इंडिया इंडिया से यूएसए को गुड्स अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसको बोलते हैं अपने लोग जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन वो कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन सप्लाई के कितने टाइप्स है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों कंपोजिट सप्लाई। बात समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहला होता है दोस्तों कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 30 में दिया हुआ है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो और उसमें एक मेन गुड्स रहता है, एक मेन गुड्स रहता है, उसको बोलते हैं अपने लोग कंपोजिट सप्लाई। मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल, आपको हम बताते हैं, मान लीजिए एक मोबाइल खरीदने गए, उसमें मोबाइल का बॉक्स में क्या रहता है, आप क्या खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए सर, उसमें मोबाइल का बॉक्स में एक तो मोबाइल रहता है, एक तो चार्जर रहता है। तो चार्जर क्या है, चार्जर आप लोगों का लीस्ट इंपॉर्टेंट गुड है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो चार्जर खरीदने नहीं गए थे। आपका प्रिंसिपल गुड्स क्या है, मोबाइल। तो कंपोजिट सप्लाई मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए जाते हो, उनमें से एक गुड आपका प्रिंसिपल रहता है, उनमें से एक गुड मेन रहता है, मेन सामान क्या है, मोबाइल। तो उन सप्लाई को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो आप बोलोगे भैया कि जीएसटी किस हिसाब से लगेगा, जीएसटी क्या मोबाइल के रेट से लगेगा या चार्जर के रेट से लगेगा। तो यहाँ पे रूल है कंपोजिट सप्लाई में कि जो प्रिंसिपल सामान है, जो बड़ा वाला सामान है, जो मेन वाला सामान है, उसके रेट से पूरा का पूरा जीएसटी लग जाएगा। मतलब अगर 10,000 का मोबाइल है, तो अगर मोबाइल पे 18% का जीएसटी लगता है तो 10,000 का 18%, तो 10,000 का 18% लग जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है। अगर आप मोबाइल भी खरीदते हो और चार्जर भी खरीदते हो और साथ में बॉक्स में पैक है, तो जो मेन सामान है, जो प्रिंसिपल सामान है, उसका रेट पे आप लोगों को पूरा का पूरा जीएसटी लग जाएगा। ये कंपोजिट सप्लाई का रूल है। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, दिया और बाती हम। कोई भी अगर ऐसा सामान
जो सामान दो या दो से ज्यादा है वो खरीदते हो आप, जैसे मोबाइल और मोबाइल का चार्जर, जैसे जैसे ये टैब और इसका पेन, वो टैबलेट और इसका पेन। तो यहां पे बोला गया है नॉर्मली कि जो सामान प्रिंसिपल है उसका जो टैक्स रेट है, उस पे पूरा का पूरा सामान का टैक्स रेट लग जाएगा। लिखा हुआ है एक, लिखा हुआ है देखिए, ए कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर फिजिकली और naturally dependent, naturally bundled, supplied in conjunction with each other in an ordinary course of business. One of these items legally act as a principal supply. कोई एक आइटम उसमें प्रिंसिपल सप्लाई रहता है, मेन मेन, ठीक है। एग्जांपल्स दिया हुआ है, when a customer buys a mobile phone it comes naturally bundled with a charger, the mobile phone is the principal supply, ठीक है। तो इसमें कौन सा, इसमें किसका जीएसटी रेट देखा जाएगा, जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई देखा जाएगा इसमें। मोबाइल का जीएसटी रेट से पूरा का पूरा पैकेट का जीएसटी चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग आइटम्स एक साथ एक प्राइस पे बेचते हो और वो दोनों अपने से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड सामान नहीं है वो, जैसे मान लीजिए गिफ्ट हैम्पर। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग गिफ्ट हैम्पर का। जब आप दो या दो से सामान, जब आप दो या दो से ज्यादा सामान एक साथ बेच रहे हो जो कि रिलेटेड ना हो, रिलेटेड ना हो, आपस में रिलेटेड कुछ ना हो, उसको अपने लोग बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। जैसे गिफ्ट हैम्पर, अब गिफ्ट हैम्पर में क्या रहता है सर, अब गिफ्ट हैम्पर में देखोगे कि चॉकलेट, चॉकलेट भी रहता है, चॉकलेट, चॉकलेट भी रहता है, ड्राई फ्रूट भी रहता है, ड्राई फ्रूट, स्वीट्स भी रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रहता है। तो ये चारों सामान आप एक बार में बेच रहे हो, ये चारों सामान आप एक ही पैकेट करके बेच रहे हो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। जब दो या दो से ज्यादा सामान आप मिक्सचर करके बेच रहे हो जो कि अनरिलेटेड है, खुद से रिलेटेड नहीं है, वो अनरिलेटेड है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं, मिक्स्ड सप्लाई। तो इन सामान में से जो सबसे हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी है, मान लीजिए चॉकलेट पे लगता है 5% जीएसटी, फिर ड्राई फ्रूट पे लगता है 18% जीएसटी, मान लीजिए, फिर स्वीट पे लगता है 3% जीएसटी, सॉफ्ट ड्रिंक पे लगता है मान लीजिए कि 10% जीएसटी। अब ये गिफ्ट हैम्पर में सबसे पहले देखा जाएगा जो सबसे हाईएस्ट रेट का जीएसटी है, ड्राई फ्रूट, उसी रेट पे पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर टैक्सेबल हो जाएगा, उसी रेट पर पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मिक्स सप्लाई का यही रूल है कि सामान जितना भी है, सामान आप 10 ठो रख लो, लेकिन जिस भी सामान का हाईएस्ट जीएसटी रेट है, ड्राई फ्रूट का 18% जीएसटी रेट है मान लीजिए, तो 18% के हिसाब से पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर पे टैक्स लग जाएगा, 18% के हिसाब से। तो मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं कि जब सारा का सारा सामान आप एक ही पैकेज में रख दो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड वो सप्लाई। वो सामान में से देखो कौन सा सामान का सबसे हाईएस्ट जीएसटी है, जिसका सबसे हाईएस्ट जीएसटी रहेगा पूरा का पूरा सामान पे वही जीएसटी रेट लग जाएगा, वही जीएसटी रेट लग जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है देखिए, मिक्स्ड सप्लाई का दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 74 में दिया हुआ है, ए मिक्स्ड सप्लाई लीगली इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो deliberately bundled and made together for a single price, but which are strictly not naturally bundled। मतलब अनरिलेटेड गुड्स है, अनरिलेटेड गुड्स है, मतलब कि चॉकलेट दे दिए, कोल्ड ड्रिंक दे दिए, ड्राई फ्रूट दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। अ गिफ्ट हैम्पर एग्जांपल, टू heavily penalize and prevent tax evasion, the GST law rigorously mandates the entire bundle shall be taxed strictly to the highest rate of tax। तो ये तो मिक्स्ड 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 सप्लाई का रूल क्या है, मिक्स्ड सप्लाई का रूल ये है कि ये चारों आइटम में जिसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा, जिसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा उस पे आप टैक्स लगा लो, उस रेट पे पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर पे टैक्स लग जाएगा, उस रेट पे पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर पे टैक्स लग जाएगा। पढ़ लीजिएगा इसको, हाँ पढ़ लीजिएगा इसको, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए फिर दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस सप्लाई। अब कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई जब गुड्स या सर्विसेज आपको लगातार मिल रही है, जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपको लगातार कंटिन्यूअसली मिले जा रही है, मिले जा रही है, मिले जा रही है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। जैसे मान लीजिए इंटरनेट सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो गैस, वो सप्लाई, कोई भी सर्विस अगर आपको कंटिन्यूअसली मिल रही है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। जैसे इंटरनेट सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई,
ये सब आपको कंटिन्यूअसली मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को हर महीने ये सर्विसेज मिलती है, ठीक है। इसका मंथली इसका मंथली मंथ मंथली पेमेंट होता है, इसका मंथली पेमेंट होता है बेटा, ठीक है। इंटरनेट का जो आप जीएसटी भरते हो, इंटरनेट का जो जीएसटी चार्जेस भरते हो मंथली भरते हो, मंथली। गैस का जो आप जीएसटी चार्जेस भरते हो तो वो मंथली मंथली भरते हो। इंटरनेट में आप देखिएगा जीएसटी भी लगता है आप लोगों का, जीएसटी भी लगता है आप लोगों का। जब गुड्स या सर्विसेज लगातार कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है तो मंथली या पीरियोडिक पेमेंट होता रहता है नॉर्मली, ठीक है। While the CGST Act supplies into continuous supply based on the combinations, it fundamentally refers to the high repetitive commercial supply agreed to the provided continuously on the recurrent basis on a formal legal contract। सीधा सा बात है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट चार्जेस, फैक्ट्री गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब आप लोगों को मंथली भरना पड़ता है। इंटरनेट सर्विस का टैक्स जो है आप लोगों को मंथली देना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सप्लाई को अपने लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई। अच्छा, फिर दिया हुआ इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, ऑलरेडी पढ़ लिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इसी को लिख दीजिएगा नॉर्मली। इंट्रा स्टेट किसको हम लोग बोलते हैं बताओ? इंट्रा स्टेट हम लोग बोलते हैं कि जब आपका सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो, सेम स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल से अगर सामान मान लीजिए हावड़ा में गया, सेम स्टेट में अगर सेल हो रहा है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? अगर डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं अपने लोग इंटर स्टेट सप्लाई। ऑलरेडी हम लोग पढ़ा दिए हैं प्रीवियस चैप्टर में, आप लोग देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां से पढ़ने का दरकार नहीं है। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, ये ऑलरेडी पढ़ लिए अपने लोग, ठीक है। अब लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, छप के आ सकता है ये वाला, छप के आ सकता है कि मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई? ये कर लोगे उसके बाद ही तुमको समझ में आएगा बेटा, बार बार समझा रहा हूं। अभी आज रात को ही हम समझ लाएंगे, ये कर लोगे उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग, अब कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? अब कंपोजिट सप्लाई क्या होता है कि जो नेचुरली बंडल्ड गुड्स है, मतलब मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल के साथ मोबाइल से रिलेटेड गुड्स ही मिलेगा यहां पे। तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा गुड्स ऐसे रहते हैं जो नेचुरली खुद के लिए ही बने गए, जैसे दिया और बाती, मोबाइल एंड चार्जर। इट इज ए सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर गुड्स और सर्विसेज दैट आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाई टुगेदर। तो कंपोजिट सप्लाई में ऐसे गुड्स होते हैं जो नेचुरली नेचुरली अपने लिए ही बने रहते हैं नॉर्मली। और मिक्स्ड सप्लाई में कोई भी गुड्स डाल दो, जैसे कि गिफ्ट हैम्पर। अब एक गिफ्ट हैम्पर में हम समोसा भी डाल दिए, वो कचौड़ी भी डाल दिए, बुक्स भी डाल दिए, कॉपी भी डाल दिए, कुछ भी डाल दिए नॉर्मली, इसको अपने लोग बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। इट इज ए सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। फिर इसका सेक्शंस लिख दीजिएगा। फिर ये फिर इसका आप सेक्शंस लिख दीजिएगा कि कंपोजिट सप्लाई जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 30 सीजीएसटी एक्ट के तहत आता है, और मिक्स्ड सप्लाई जो है सेक्शन 2 क्लॉज 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के तहत आता है। फिर नेचर ऑफ द बिल्डिंग, ये नेचुरली रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड होता है, जैसे मोबाइल और मोबाइल का चार्जर। अब चार्जर का यूज पढ़ने वाले मोबाइल का, जैसे कि पेन और कॉपी, अरे जैसे कि पेन और रिफिल, अरे कंप्लीमेंट्री गुड्स है ये लोग, ठीक है। और ये नेचुरली रिलेटेड नहीं रहता, द आइटम्स आर डिलिवरेटली बंडल टुगेदर एंड कैन बी मेड इंडिपेंडेंटली। ये कुछ भी यहाँ पे डाल देते, जैसे कि गिफ्ट हैम्पर, एक थैली में हम कुछ भी डाल दिए, समोसा, कचौड़ी, बुक्स, कॉपी, मोबाइल, कुछ भी डाल दिए, उसको बोलते हैं गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई, यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई जो है, वन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज स्ट्रिक्टली एक्ट एज ए प्रिंसिपल सप्लाई। आप देखिएगा कंपोजिट सप्लाई में एक जो गुड्स होता है वो मेन सामान होता है, मेन सामान। लैपटॉप जो खरीदने जाएगा तो लैपटॉप मेन सामान होता है और उसका चार्जर जो है वो सेकेंडरी होता है। तो प्रिंसिपल सप्लाई होता है यहाँ पे, लैपटॉप मेन सामान होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता है।
एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी, तो यहां पे जो सुनिए, ये कंपोजिट सप्लाई में जो जीएसटी रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का जितना भी जीएसटी रेट लगेगा, मतलब मोबाइल पे मान लीजिए मोबाइल पे आपका 18% जीएसटी रेट लगता है और चार्जर पे आप लोगों का मान लीजिए 3% जीएसटी रेट लगता है, तो 18% के हिसाब से पूरा का पूरा पैकेट में जीएसटी चार्ज लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जीएसटी जीएसटी वो चार्ज करेगा मिक्स्ड सप्लाई में, मिक्स्ड मिक्स्ड में देखा जाएगा कि पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर में जितना भी सामान है उसमें से जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिस पे लग रहा है उस पे जीएसटी चार्ज करेगा, उस पे पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर पे जीएसटी चार्ज करेगा, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। ठीक है, फिर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये वाला नॉर्मली अलग अलग नहीं बेचा जाता है। आप कभी सुने नहीं होंगे कि मोबाइल और चार्जर अलग अलग बेचा जा रहा है, नहीं। आप कभी मोबाइल खरीदने जाओ तो मोबाइल और चार्जर आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा उसी, ठीक है, अलग अलग नहीं बेचा जाता है। ये नॉर्मली अलग अलग आप लोगों को नहीं बेचा जाएगा, लेकिन ये अलग अलग बेचा जाता है, ठीक है। क्लियर है। रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल्स बोला है तो मोबाइल प्लस चार्जर, रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल्स के मोबाइल प्लस चार्जर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे दिवाली गिफ्ट हैम्पर, दिवाली गिफ्ट हैम्पर, क्लियर है। इसको पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में फिर सम्स कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कुछ। अगले क्लास में सम्स कराएंगे तभी कराएंगे जब आप इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करा पाएंगे, सॉरी, मुश्किल है मेरे लिए। फिर इसको आप पढ़ के रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए आइए।